डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के चैप्टर 11 जिसका नाम है आयननवाद, आयनाइजेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वैद्युत अपघटय तथा वैद्युत अनपघटय। हमारे पास ये जो चैप्टर है आयननवाद, चैप्टर 11, तो इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है वैद्युत अपघटय तथा वैद्युत अनपघटय। अनपघटय, वैद्युत अपघटय का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघटय की बात करते हैं। देखिए, वैद्युत अपघटय, सबसे पहले वैद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। देखिए, यदि आपके पास कोई पदार्थ है और उसे जल में घोल दिया जाए और वो जल में घोलने पर विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाए तो उसे हम वैद्युत अपघटय कहते हैं। वैद्युत अपघटय में धनायन और ऋणायन, दो चीज़ें बन रही हैं, एक धनायन है और एक ऋणायन है। तो इस कंडीशन में जहाँ हमारे पास वैद्युत अपघटय में धनायन और ऋणायन बन रहे हैं, ये विपरीत आवेशित आयन जो बन रहे हैं, तो ये इस तरह के जो पदार्थ हैं वो वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। और इनकी विशेषता यही है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक, सुचालक मतलब यदि इसके जलीय विलयन में, वैद्युत अपघटय के जलीय विलयन में यदि विद्युत प्रवाहित की जाए तो ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे और वो पूरा का पूरा विलयन जो है विद्युत धारा का प्रवाह करने लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तो गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, और दूसरा वैद्युत अपघटय जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दो स्थिति ऐसी हैं जिनमें वैद्युत अपघटय विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं वैद्युत अनपघटय की। वैद्युत अनपघटय, देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विपरीत आवेशित आयन में नहीं टूटते, वैद्युत अनपघटय कहलाते हैं। वैद्युत अनपघटय कहलाते हैं मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विपरीत आवेशित आयनों में टूटते नहीं हैं, वो वैद्युत अनपघटय कहलाते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। यदि इसे आप जल में घोल भी दें, ठीक है, तो ये ग्लूकोज का जलीय विलयन कहलाएगा। ग्लूकोज का जलीय विलयन, और ग्लूकोज का जलीय विलयन जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ये विपरीत आवेशित आयनों में नहीं टूटता है, यानी यहाँ से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। चलिए, दो शब्द बार बार आ रहे हैं, सुचालक और कुचालक, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो कुचालक तथा सुचालक, ठीक है, विद्युत के कुचालक तथा विद्युत के सुचालक। देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत प्रवाहित नहीं होती है विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं, बहुत सारी धातुएं हैं,
वैद्युत अनपघटे हैं, वैद्युत अनपघटे ये विद्युत के कुचालक हैं क्योंकि इनसे विद्युत प्रवाहित कुचालक हैं क्योंकि इनसे विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जबकि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत प्रवाहित हो जाती है वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिनसे विद्युत प्रवाहित ना हो वे कुचालक और जिनसे हो जाए वे सुचालक। अब इनके जो सुचालक हैं, सुचालक के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन है? सुचालक, कंडक्टर। सुचालक होते हैं ये कंडक्टर, ठीक है, और कुचालक होते हैं इंसुलेटर। अब यहाँ पर कौन कौन हो सकते हैं? ये दो प्रकार के हैं। एक धात्विक सुचालक, धात्विक मतलब धातु, जैसे आपके पास कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है, चांदी है, ये जितनी भी धातु हैं ये विद्युत की सुचालक हैं। और जितने भी तार वगैरह बनते हैं आपने देखा होगा, बिजली के जो तार हैं वो इन्हीं धातुओं के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। ये जो धातु हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में चलती है, तो ये विद्युत के सुचालक होती हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं जिसके कारण विद्युत प्रवाहित होती है। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो यहाँ जो होने वाला परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, भौतिक परिवर्तन है। यदि तार में विद्युत प्रवाहित हो तो कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है, जब नया पदार्थ नहीं बनता है तो इस तरह का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास, जो यहाँ दूसरी जो सिचुएशन है हमारे पास, वो है वैद्युत अपघटय। वैद्युत अपघटय है। वैद्युत अपघटय वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास NaCl वैद्युत अपघटय है, यहाँ ये नमक का विलयन है, NaCl का विलयन है, नमक का विलयन है। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, इसमें ये हमारे पास Na+ है और ये Cl- है। तो ये जो Na+ है, यदि आप इस प्लस की बात करें और आप इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें, दो इलेक्ट्रोड हमेशा होते हैं। जिस पात्र में विद्युत अपघटय का विद्युत अपघटन होता है वो सेल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस होता है जिसे हम एनोड कहते हैं और एक माइनस होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं। तो जो प्लस होगा वो हमेशा माइनस की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और जो माइनस है वो हमेशा प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वैद्युत अपघटय जो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके जो धनायन तथा ऋणायन हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। तो इस प्रकार इनमें यहाँ पर इसी तरीके से मूवमेंट होता है। चलिए अब हम स्टडी करते हैं वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, धातुओं के लवणों के विलयन जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघटन होता है वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। यानी कोई भी धातु के लवण हैं जिनमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं जिसे हम वैद्युत अपघटय कहते हैं। और यह घटना
वैद्युत अपघटन कहलाती है। यानी वैद्युत अपघटय का, ठीक है, आयन में टूटना ही वैद्युत अपघटन कहलाता है। इसकी पूरी क्रियाविधि हम पुराने उसमें इससे पहले हमने ये पूरी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत अपघटनी वियोजन अथवा आयनन का सिद्धांत। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है वैद्युत अपघटनी वियोजन अथवा आयनन के सिद्धांत, अथवा आयनन के सिद्धांत। वैद्युत अपघटनी वियोजन अथवा आयनन के सिद्धांत। देखिए, यदि हम यहाँ वैद्युत अपघटनी वियोजन अथवा आयनन के सिद्धांत की बात करें, यदि वैद्युत अपघटय पदार्थों को किसी आयनीकारक विलायक में घोला जाए तो वे अपने अवयवों में विच्छेदित हो जाते हैं और इस क्रिया को आयनन अथवा वियोजन कहते हैं। अरहिनियस ने वैद्युत अपघटनी वियोजन अथवा आयनन संबंधी कुछ सिद्धांत दिए, जिसमें सबसे पहला है कि जब भी वैद्युत अपघटय को जल में घोला जाता है, जब भी वैद्युत अपघटय को जल में घोला जाता है तो वह विपरीत आवेशित आयन में टूट जाता है, ठीक है। कोई भी वैद्युत अपघटय आप तोड़ोगे तो विपरीत आवेशित आयन बन जाएंगे, ये पहला नियम है। दूसरा, ये आयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनायन, जिन्हें कैटायन भी कहा जाता है। नंबर 2 ऋणायन, जिन्हें एनायन भी कहा जाता है, ठीक है। नंबर 3, ये जो वैद्युत अपघटय है जब जल में घोला जाता है तो विपरीत आवेशित आयन में टूटता है और ये विपरीत आवेशित आयन फिर से वैद्युत अपघटय में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। अभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? यानी हम एक मतलब जो हमारी एक डायरेक्शन है, हम उसमें चले इधर, ठीक है। जैसे ये आयन बने, ये आयन फिर से जुड़े, ये फिर से अपना इन्होंने वैद्युत अपघटय बना लिया। तो ये जो है आपके पास एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें वैद्युत अपघटय आयनों में टूट जाते हैं और आयन जो है फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आते हैं। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि विलयन के वैद्युत अपघटय पदार्थ का आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता। मतलब ये जो आयनों में टूट रहा था NaCl, Na+ और Cl-, ये जो आयनन है ये क्रिया आयनन कहलाती है और ये जो आयनन है ये पूर्ण नहीं होता, केवल इसका कुछ अंश ही आयनित होता है, जिसे आयनन अंश कहा जाता है या आयनन की मात्रा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारे पास कि वैद्युत अपघटय विलयन की विद्युत चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की मात्रा अथवा आवेश पर निर्भर होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि वैद्युत अपघटय के भौतिक और रासायनिक गुण उनके आयनों के स्वभाव और मात्रा पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार अरहिनियस का वैद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत में 6 पॉइंट थे हमारे,
तो इन सभी पॉइंट में कोई विशेष बात यहाँ है नहीं, वही है कि वैद्युत अपघटय को जल में घोला जाए तो विपरीत आवेशित आयन में टूट जाता है, और धनायन को कैटायन और ऋणायन को एनायन कहा जाता है। ठीक है, और जो वैद्युत अपघटन होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसका केवल अंश होता है जिसे आयनन अंश या आयनन की मात्रा कहा जाता है। ठीक है, अब है आयनन का कारण। आयनन का कारण, ठीक है। अब आयनन का क्या कारण है? देखिए का कारण, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि आयनन का क्या कारण है। देखिए, जितने भी वैद्युत अपघटय होते हैं वो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक कौन से होते हैं? विपरीत आवेशित आयन होते हैं। तो वैद्युत ये जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, जब किसी विलायक में आपके पास, जैसे विलायक है जल कैसे टूटा होता है, जुड़ा होता है H और OH में, ये प्लस और ये माइनस, ये जल है। ठीक है, इस पर ये विपरीत आवेशित यहाँ पर आपको आयन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, और जिस विलायक का, ये जल क्या है? विलायक है, कोई भी चीज़ में जा घुल जाती है। अब मान लीजिए इसमें आपने NaCl को जल में डाल दिया, तो Na कैसा है? प्लस है, वो माइनस की तरफ बढ़ जाएगा, और जो Cl है वो प्लस की तरफ। ठीक है, क्योंकि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे ही आपने NaCl में, ये जो NaCl था, इसके जो आयन विद्युत आवेशित बल के द्वारा जुड़े हुए थे, जैसे ही ये उच्च हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायक में डाले गए, तो इनके विपरीत आवेशित जो आयन हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो टूट जाते हैं, और ये क्रिया आयनन कहलाती है, और यही आयनन का कारण भी है। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसकी बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु और आयन। देखिए, अभी हम सोडियम की यदि बात करें तो यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये तो परमाणु है। यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। तो यदि यहाँ आप इनकी बात करें तो ये जो परमाणु है कैसा है? उदासीन है, और जो आयन होता है वो या तो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। धनावेशित या ऋणावेशित होगा, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, जो आपका परमाणु है वो उसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन यदि यहाँ धनायन की बात करें, धनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। और यदि आप ऋणायन की बात करें तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपके पास परमाणु और आयन में ये विशेष अंतर होता है, और आपकी बुक में ये परमाणु और आयन की एक टेबल भी दे रखी है, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी दी जाएगी, और इसके सेकंड पार्ट के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।